गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? प्रोटीन का कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, जिसका की स्ट्रक्चर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, शुगर, ठीक, एंड नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है इन तीनों से मिल करके जो है इनका पॉलीमराइजेशन होता है। इनका पॉलीमराइजेशन हो करके फाइनली जो मैक्रोमोलिक्यूल बनता है उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी डिस्कवरी माइशर ने की थी। ठीक है, जो पस होता है ना, ठीक है, पस के जो सेल्स हैं, डेड पस के जो सेल्स हैं, उनके सेल्स के अंदर माइशर ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का जो है डिस्कवरी किया था और उस टाइम पे उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लीन। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद में न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको पता चला था। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे ऑल्टमैन, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का नाम फिर न्यूक्लीन से चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया, शो करने के लिए कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस आता है शुगर का। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ठीक है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोज शुगर होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो या राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, दोनों ही जो है एज अ जेनेटिक मटीरियल एक्ट करते हैं। ठीक है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स है, हायर प्लांट्स है, हायर एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो इनके अंदर जो अभी तक जैसे हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया पूरा पढ़ा था, ठीक है, किंगडम प्लांटी पूरा पढ़ा था। किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर्स हैं सभी के अंदर डीएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, और आरएनए जो है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड अगर स्पेसिफिकली हम लोग बोले तो स्पेसिफिकली वायरसेस के अंदर ही जो है आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। अदरवाइज बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इन सभी के अंदर डीएनए ही होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। एक्सक्लूसिवली आरएनए जो है वो वायरस के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, और कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं कि जिनमें एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, तो व्हाटएवर बी इट, दोनों ही जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सिर्फ डीएनए को स्टडी करना है, आरएनए के बारे में हमको स्टडी नहीं करना है, तो हम लोग सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसको देखेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ा था कि पॉलीसैकेराइड का जो मोनोमर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं उनके भी मोनोमर्स होते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये एक पॉलीमर होता है। ठीक है, तो किस किस चीज़ के पॉलीमराइजेशन से बनता है? फॉस्फेट ग्रुप के, शुगर के और नाइट्रोजनस बेसिस के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है, तो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये तीनों जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या एक मोनोमर बनाते हैं। तो तीनों से बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स या जो मोनोमर होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन तीनों के कॉम्प्लेक्स से जो मोनोमर बनता है, इन तीनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये तीनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने से एक सिंगल मोनोमर बनता है। इस सिंगल मोनोमर को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पॉलीमराइजेशन होता है, पेयरिंग होती, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका पॉलीमराइजेशन जब होता है तब कहीं जाकर के डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जब हम लोग अभी डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें तुम लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें कि मिनिमम कितने न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन्स में नेचुरली प्रेजेंट रहता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ई कोलाई का जो डीएनए होता है, ठीक है, उसमें 3.5 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
ठीक है। और अगर हम लोग ह्यूमंस के केस में बात करें तो ह्यूमंस के केस में 65 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, तब कहीं जाकर के डीएनए का एक सिंगल थ्रेड जो है बन पाता है। ठीक है, तो आप लोग खुद सोचो कि कितना टाइनी, कितना माइन्यूट न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से फाइनली डीएनए बनता है। ठीक है, अब डीएनए जो होता है ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है न्यूक्लियर डीएनए और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, या इसको हम लोग ऑर्गेनेलर डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, दो तरीके का डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या फिर ऑर्गेनेलर डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियर डीएनए बेसिकली वो डीएनए है जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, और प्रिंसिपली न्यूक्लियर डीएनए ही जो है ये हमारे जेनेटिक मटेरियल के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या ऑर्गेनेलर डीएनए पे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या ऑर्गेनेलर डीएनए वो डीएनए है जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लास्ट जितनी भी क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th में हम लोगों ने अभी जो सेल का चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को छोड़ करके अगर हमारे सेल के किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल में या किसी दूसरे पार्ट में कोई भी डीएनए प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या फिर ऑर्गेनेलर डीएनए कहेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियर डीएनए होता है ये मोस्टली लीनियर होता है, थ्रेड के फॉर्म में होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या ऑर्गेनेलर डीएनए होता है ये जनरली सर्कुलर फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। ठीक, अब हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से। ठीक है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको दो साइंटिस्ट हैं, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने न्यूक्लियर डीएनए जो है, न्यूक्लियर डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। ठीक है, कौन से ईयर में? 1953 में। ठीक है, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ठीक है, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया, डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। इसके लिए इनको 1954 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, फॉर प्रपोजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 1954 में वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए के इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, डीएनए के इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डबल हेलिकल मॉडल एज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उसमें उन्होंने बोला कि हमारा जो डीएनए है वो राइट हैंडेड है। ठीक है, हेलिकल, यहाँ पे मैंने क्या टर्म लिखा था, यहाँ पे डबल हेलिकल मॉडल लिखा था, है ना। तो हेलिकल का मीनिंग क्या होता है? हेलिकल का मीनिंग होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ट्विस्ट हो, जिसमें टर्न हो। ठीक है, तो ये जो डबल हेलिकल मॉडल है इसमें वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि हमारा जो डीएनए होता है लीनियर ज़रूर होता है लेकिन इसमें ट्विस्ट और टर्न होते हैं, और हमारे डीएनए में जो टर्न्स आते हैं वो राइट हैंड साइड के तरफ से आते हैं, मतलब कि जो ट्विस्ट या टर्न बनेगा वो राइट हैंड साइड के तरफ से घूम करके बनेगा, ऐसा उन लोगों ने बोला। ठीक है, तो डीएनए का जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये आप लोगों के बुक में दिया है कि नहीं दिया है आई डोंट नो, लेकिन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का देखने में कुछ कुछ ऐसा है। अरे यार ये चौक अच्छा नहीं है।
ठीक है, ये है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक, अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रहेंगे, ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये बनता कैसे है? सबसे पहली चीज़, जब मैं बोल रही हूँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो दोनों चेन्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड मैंने कैसे बताया? न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से, और जो नाइट्रोजनस बेसेस है उससे बनता है। ठीक है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि शुगर और फॉस्फेट का इस तरीके से ऑल्टरनेट पैटर्न में क्या बनता है? एक बैकबोन बनता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर, फिर फॉस्फेट, इस तरीके से ऑल्टरनेट मैनर में डीऑक्सीराइबोस शुगर का और फॉस्फेट ग्रुप का क्या बनता है? एक बैकबोन बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो दोनों ही साइड्स में शुगर और फॉस्फेट का इस तरीके से बैकबोन होगा। ठीक है, तो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, जो कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बना हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद में जो शुगर होता है, शुगर से नाइट्रोजनस बेस जो है वो राइट एंगल्स पे इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो शुगर जो है इससे क्या कनेक्टेड रहेगा? इससे नाइट्रोजनस बेस जो है वो कनेक्टेड रहेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये जो होता है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या रहेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो कैसे कनेक्टेड रहेंगे? ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से जो है नाइट्रोजनस बेसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं और इस तरीके से दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, साहिल डायग्राम बनाओ, डायग्राम को नोट करो, जो लिखवा रही हूँ उसको नोट करो। ये पी और एस के बीच जो दो बॉन्ड रहता है उसी को वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, किसी किसी में नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में किसी में डबल बॉन्ड होता है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड। अभी और हम लोग डिटेल में जाएंगे तब समझ आएगा। ठीक है, ये सिंपल बेसिक जो है ये मैंने बता दिया, अभी और थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे। बन गया?
तो ये जो डायग्राम मैंने बताया ये क्या था, ये बेसिक डायग्राम था कि भाई किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्या क्या चीज़ें कैसे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है, ठीक है, इसके बीच में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। शुगर जो होता है, ठीक है, अब शुगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है, तो इसमें 4 कार्बन के एटम रहते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जनरली फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कहाँ से अटैच रहता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5th कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, सॉरी 4th कार्बन एटम से, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये 4th कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ये कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको मैं बना रही हूँ, इसको थोड़ा देखो तुम लोग, नोट डाउन करो क्योंकि बुक में शायद ही दिया हुआ है ये, ठीक है। ठीक है, ये क्या मैंने बनाया, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस है आपका, ये शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉस्फेट ग्रुप जो है, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे एक और जो CH2 ग्रुप है ये अटैच्ड होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, दिस इज नोन एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है शुगर के साथ में, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन गया आपका। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होगा, ठीक है, इसका अटैचमेंट जो है फिर अगले न्यूक्लियोटाइड के दूसरे कार्बन एटम से होगा, नेक्स्ट कार्बन एटम से, सच दैट ये देखो ठीक है, क्लियर हुआ। ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, ये शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड से कौन से 5th कार्बन एटम से क्या करेगा, जुड़ेगा, ठीक है। अपने खुद का जो न्यूक्लियोटाइड है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, तो अपने खुद का जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसमें जो शुगर का 5th कार्बन एटम होगा उससे अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, और नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन एटम से जाकर के जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो मतलब अपने सेल्फ न्यूक्लियोटाइड में 5th कार्बन एटम से अटैच रहेगा फॉस्फेट ग्रुप, और जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके शुगर के 3rd कार्बन एटम से जो न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो डायग्राम बनाओ, वहां पे मैं स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ, स्टेटमेंट लिख लो तो क्लैरिटी आ जाएगी।
ठीक है। इसके पहले जो तुम लोगों को स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो फिजिकल स्ट्रक्चर था। ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ डीएनए का, दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसी फॉर्म में जो है आपके क्या बनते हैं, जो बैकबोन है, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है, इसी फॉर्म में बनता है। वेरिएशन कहाँ पर आता है, वेरिएशन नाइट्रोजनस बेस के ऊपर आता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले डायग्राम बना लो और स्टेटमेंट को लिख लो। बन गया? स्टेटमेंट लिखवा दूं? लिख लो वहीं पे डायग्राम के साइड में। द फॉस्फेट ग्रुप joins with its own nucleotide at the fifth carbon atom and with the next sugar molecule of the other nucleotide at its third carbon atom. ठीक है, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड 1 है। ठीक है, और ये जो है आपका न्यूक्लियोटाइड 2 है। तो अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड से 5th कार्बन एटम पे और अगले न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है उसके 3rd कार्बन एटम पे जो है फॉस्फेट बॉन्ड जो है बनता है, मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, वेरिएशन कहाँ पर आता है, वेरिएशन आता है नाइट्रोजनस बेस पे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस हम लोग नंबरिंग जो है अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो अवेलेबल है, ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ जो पहला कार्बन एटम पड़ता है उसको अपन अल्फा मानते हैं। ठीक है, तो अल्फा कार्बन एटम से हम लोग काउंटिंग जनरली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजनस बेस में वेरिएशन आता है, मैंने बोला। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन में क्या डिफरेंस है, प्यूरीन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और पिरिमिडीन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब प्यूरीन जो है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है एडिनाइन और दूसरा है ग्वानीन। और पिरिमिडीन जो है ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है थाइमीन और दूसरा होता है साइटोसिन। ठीक है,
नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होगा, और पिरिमिडीन जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है तो ऑब्वियसली उसका साइज जो है या स्ट्रक्चर जो है छोटा होगा। प्यूरीन के भी दो टाइप हैं, एडिनाइन और ग्वानिन, ठीक है। पिरिमिडीन के भी दो टाइप है, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो ये जो चारों नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के साथ रैंडमली क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन हो करके पूरे न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है बनाते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस जो है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ा हुआ है, उस बेसिस पे हम लोग 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला डायग्राम बन गया ना, तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है उस हिसाब से हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनो ठीक है। अगर एडिनाइन जो है एज अ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगा, वो वाले नाइट्रोजनस बेस को या न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर ग्वानिन है तो हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर थाइमीन है तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। और अगर साइटोसिन है तो डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से हमारे पास 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनको शॉर्ट में हम लोग कैसे कहेंगे, DAMP, फिर DGMP, DTMP एंड DCMP। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इनको ऐसे एड्रेस करेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं ऑन द बेसिस कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस किस न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको स्पेसिफिसिटी देखने के लिए मिलती है। पहले लिख लो फिर बताऊंगी। हाँ, डीऑक्सी को सिग्निफाई करता है डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स जो है, ठीक है, इनका भी स्पेसिफिसिटी होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा ना कि 2
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, दोनों के जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस किस ऑपोजिट नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसमें भी स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, एडेनाइन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ में ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ में ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय रूल हमेशा ऐसा ही चलता है। ठीक है, तो एडेनाइन और थाइमीन जो है इन दोनों के बीच में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है ये ध्यान दो कि यहाँ पे हम लोग क्या पैटर्न देख रहे हैं कि प्यूरीन जो है वो हमेशा पिरिमिडीन के साथ में ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग किस लिए देखते हैं, क्योंकि देखो प्यूरीन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो उसका स्ट्रक्चर जो है ऑब्वियसली बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, और पिरिमिडीन जो है वो क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो उसका साइज भी छोटा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये मान लें कि अगर एडेनाइन ग्वानिन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले और थाइमीन साइटोसिन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले तो डीएनए का जो शेप या जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं डीएनए जो है ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, कहीं एकदम पतला हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए का जो साइज है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको यूनिफॉर्मिटी मिलनी चाहिए। उसके लिए हमेशा ये इंश्योर होता है कि एक प्यूरीन जो है दूसरे पिरिमिडीन के साथ में ही बॉन्ड फॉर्मेशन करे, सो दैट डीएनए जो है उसका जो चौड़ाई है, उसका जो ब्रेड्थ है वो यूनिफॉर्म रहे और स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्यूरीन जो है वो पिरिमिडीन के साथ में ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और एक चीज़ है यहाँ पे एक हम लोग रूल एक्सप्लेन करते हैं। इस रूल को हम लोग कहते हैं चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल। ठीक है, ये जो चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल है ये कहता है कि नंबर ऑफ प्यूरीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन। ठीक है, चारगाफ्स इक्विवेलेंस रूल से हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन निकल करके आता है। चारगाफ इक्विवेलेंस रूल क्या बोलता है, नंबर ऑफ प्यूरीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब और एक चीज़, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की, ठीक है, हमेशा एक दूसरे से एंटी पैरेलल चलती है। ठीक है, हमेशा जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं हमेशा एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल होने का मतलब क्या है कि जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1 है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 है। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1 जो है, ठीक है, ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में भागता है, इसमें एक एंड पे क्या होता है कि शुगर का 3rd कार्बन एटम जो है फ्री रहता है। ठीक है, और इसके दूसरे एंड पे शुगर का 5th कार्बन एटम जो है ये फ्री रहता है। ठीक है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो हमेशा 3' से 5' के डायरेक्शन में भागता है। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट जो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसमें क्या होगा कि एक एंड पे 5th कार्बन एटम जो है वो फ्री रहेगा और दूसरे एंड पे 3rd कार्बन एटम जो है वो फ्री रहेगा। तो ये वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये कौन से डायरेक्शन में भागेगा, 5' से 3' के डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमेशा हमको ये याद रखना है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हैं ये एक दूसरे से हमेशा एंटी पैरेलल चलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब ये दोनों एंटी पैरेलल चेन्स हैं, ठीक है,
इनके जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, वो एंगल होता है 36 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एक स्पेसिफिक एंगल यानी कि 36 डिग्री के एंगल पे होगा। 36 डिग्री के एंगल पे होने की वजह से जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें ट्विस्ट और टर्न आने लगता है, जिसके वजह से पूरा डीएनए जो है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो इस एंगल के प्रेजेंस रहने की वजह से जो है डीएनए जो है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर अचीव होता है और डीएनए जो है वो हेलिकली ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। अब फाइनली हम लोग किस बात पे आते हैं, फाइनली हम लोग इस चीज़ पे आते हैं कि डीएनए के डायमेंशंस क्या होते हैं, कितना लंबा, कितना चौड़ा, वगैरह वगैरह, ठीक है। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ठीक है, ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, अब इसमें हम लोग डीएनए के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डीएनए जो है इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई होती है 2 nm, ठीक है। ब्रेड्थ होता है कितना डीएनए का, 2 nm होता है, ठीक है। अगर हम लोग लेंथ के बारे में बात करें, ठीक है, तो लेंथ जो है हम लोग ऐसे डीएनए का स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि डीएनए जो है किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत लंबा होता है, किसी ऑर्गेनिज्म में छोटा होता है, डिपेंडिंग कि उस ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर कितना है, उस बेसिस पे जो डीएनए का लेंथ है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की जो लेंथ है उसको स्पेसिफाई करने की जगह डीएनए का जो ये एक टर्न है, ठीक है, ये जो डीएनए का एक टर्न है इसको हम लोग कहते हैं हेलिक्स, ठीक है। तो डीएनए का एक टर्न या जो एक हेलिक्स है उसकी लेंथ एक्चुअली हम लोग नापते हैं, ठीक है। तो डीएनए का जो एक हेलिक्स होता है, डीएनए के एक हेलिक्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया टर्म क्या आया, यहाँ पे नया टर्म आया बेस पेयर, ठीक है। बेस पेयर कहने का मतलब क्या है कि जब दो नाइट्रोजनस बेसेस या दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स ऑपोजिट स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जब आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तब उसको हम लोग एक बेस पेयर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से डीएनए का जो एक हेलिक्स या एक टर्न होता है इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं डीएनए के एक टर्न या एक हेलिक्स के अंदर, ठीक है। और जैसे ये दो बेस पेयर्स हैं, दोनों बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दोनों जो बेस पेयर्स है दोनों बेस पेयर्स के बीच में 3.4 nm का डिस्टेंस होता है, 3.4 नैनोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस या गैप रहता है, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम लोग मान लें कि एक डीएनए के हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर है, ठीक है, तो 3.4 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3.4 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 34, है ना। तो 34 nm जो है ये एक हेलिक्स का लेंथ होता है, ठीक है। एक हेलिक्स का लेंथ कितना होगा, 1 हेलिक्स इक्वल्स टू 34 nm, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 1 बेस पेयर, ठीक है, 10 बेस पेयर्स पर हेलिक्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर्स is 3.4 nanometer. Okay, so going with this,
लेंथ ऑफ वन हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर इंटू 10, दैट इज 34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ब्रेड्थ कितना हुआ 2 nm हो गया। ठीक है, एक हेलिक्स की लेंथ कितनी हो गई 34 nm हो गई। हर हेलिक्स में 10 बेस पेयर हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग अगर कैलकुलेट करें, अगर दो सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, उसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 नैनोमीटर आएगा। मतलब कि एक हेलिक्स की जो लेंथ है वो 34 नैनोमीटर होती है। ठीक है, सो दैट अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड में कितने हेलिक्स है, अगर उस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लें, फिर हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, डीएनए का जो टोटल लेंथ है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी कई बार फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाता है कि ह्यूमन्स के सेल में जितना न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, उस डीएनए को अगर हम लोग पूरा खोलेंगे, पूरा ओपन करेंगे, तो पूरे अर्थ को हम लोग 5 बार कवर कर सकते हैं। अर्थ के सरकमफ्रेंस को 5 बार कवर कर सकते हैं। इतना डीएनए हमारे एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग खुद सोचो कि डीएनए कितना ज़्यादा है हमारे सेल के अंदर और कितना ज़्यादा उसको कंडेंस करके पैक किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। फाइनली जो न्यूक्लिक एसिड है या जो डीएनए है उसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल फंक्शन डीएनए का है दैट इट विल एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको पास करने का काम करता है। ठीक है, डीएनए की और क्या प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप की खुद की कॉपी जो है डीएनए खुद से बना सकता है, ये क्वालिटी होती है डीएनए की। ठीक है, और डीएनए का दूसरा प्रिंसिपल फंक्शन ये है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए जो है वो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। ये बेसिक 3 फंक्शन होते हैं डीएनए के। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्लास होगी, आज ही एक और वीडियो अपलोड करूँगी मैं, कल नहीं हो पाया था, आज ही एक और वीडियो डालूंगी, उसमें एंजाइम्स का पूरा जो टॉपिक है उसको मैं कवर कर दूंगी और आज ही ये चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है।